वेलकम टू पवन वर्क एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th का चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने भी फैक्टर्स थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को, उसकी रेट को, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। और मैंने कहा भी था कि जो फैक्टर्स हैं वो थोड़ा सा नाम बता देती हूँ मैं। टेम्परेचर था, पीएच था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स हमने कितना यूज किया है। इसके अलावा आपके सामने जो स्लाइड अपेयर है इसमें इसका फिफ्थ फैक्टर भी होता है यानी कि अदर सब्सटेंसेस। हमने जितने भी सब्सटेंसेस पढ़े वो तो मेन थे ही, मेन फैक्टर्स थे ही, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, लेकिन इन सारे फैक्टर्स के अलावा भी कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अब वो कौन से सब्सटेंस है वो हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। द एंजाइम्स एक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड or decreased in the presence of some other substances such as coenzymes, activators and inhibitors। जो एंजाइम का एक्शन है इंक्रीज या डिक्रीज्ड किसी अदर सब्सटेंसेस की वजह से, और अदर सब्सटेंसेस में आपके कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स आ जाते हैं। जब हमारे किसी भी रिएक्शन या सबस्ट्रेट में कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स की प्रेजेंस होती है तो कहीं ना कहीं एंजाइम एक्शन की जो रेट है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कोएंजाइम एंड एपोएंजाइम। ये तो हमने पढ़ा ही लिया था, आप लोगों को लास्ट याद होगा। लास्ट का जितने भी एंजाइम्स हैं ज्यादातर कॉम्बिनेशन है हमारे कोएंजाइम या एपोएंजाइम का। एंड एक्टिवेटर्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द एंजाइम एक्टिविटी। यहीं पर हम एक्टिविटी की बात, एक्टिवेटर्स की बात करें तो एक्टिवेटर्स हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है दे आर एक्टिवेटर्स, जो क्या करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। And last, inhibitor is the substance which retards the enzyme activity. And inhibitor ऐसी substances हैं जो enzymes की activity को retard कर देते हैं। retard का मतलब है decreased कर देते हैं। तो ये कुछ अदर सब्सटेंसेस हैं। तो अगर जब जब हमारे किसी भी रिएक्शन में एंजाइम्स के साथ साथ कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स की प्रेजेंस होती है तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड कर सकते हैं। ये अदर सब्सटेंसेस में हमारे आ जाती है। अब यहाँ से आपका एकदम ये न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म होता क्या है। आप लोग क्लास 8, 9, 10th ये सब पढ़ते आते हो। मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, ओके, बट व्हाट इज मेटाबॉलिज्म हम पढ़ते तो आ रहे हैं, पर ये तो बताओ मेटाबॉलिज्म है क्या। बस हम ये याद कर लेते हैं ये मेटाबॉलिज्म है। ये अगर ये वर्ड आएगा, ये चीज के बारे में बात होगी तो मतलब वो मेटाबॉलिज्म है। बट एक्चुअली व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस that takes place within each cell of a living organism and provide energy for vital processes and for synthesizing new organic material। Metabolism, मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड बहुत सारी होती हैं आपकी केमिकल रिएक्शन, अलग अलग, जिसमें अलग अलग कंपाउंड एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हो रही हैं, किसके अंदर हो रही हैं, सेल के अंदर हो रही हैं, चाहे फिर वो प्लांट के लिविंग सेल हो, चाहे फिर वो किसी एनिमल के लिविंग सेल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स के लिविंग सेल हो। लिविंग सेल होने चाहिए, डेड में तो कुछ होगा ही नहीं ना वैसे भी। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक हो रही है, दो हो रही है, रेस्पिरेशन वाली, ग्लूकोज वाली, जितनी भी हो रही है, उन सबको जो हम मिला लेते हैं, सम करते हैं,
उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती हैं, फंक्शंस होते हैं, ऑर्गन्स अपना वर्क करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन उन वाइटल प्रोसेसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है एंड न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सिंथेसाइज करती है। जैसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी तो रिलीज होती है, राइट। यही हम ग्लूकोज की बात करें तो जो ग्लूकोज की हमारा कॉम्बिनेशन वगैरह होता है अलग उसके साथ, तो ये क्या है, ये न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं और इस केमिकल रिएक्शन ड्यूरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे ऑर्गन सेल्स के वाइटल प्रोसेसेस में हेल्प करती है। और पूरे इसी सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब आपको जिसको क्लियर था वेल एंड गुड, जिसको नहीं था वो अब आ गया होगा समझ में दैट व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। इसलिए जब कभी भी ह्यूमंस में सेल के अंदर की रिएक्शन की बात होती थी तो आप हमेशा कहते थे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। दैट मीन कि एक लिविंग सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या फिर सम कह दीजिए मेटाबॉलिज्म। ओके, नाउ क्लियर। It involves continuous process of breakdown and synthesis of biomolecules through chemical reaction. Metabolism यानी कि इन chemical reaction में continuously बहुत सारे elements compounds का breakdown होता है, right? और न्यू प्रोडक्ट का सिंथेसाइज होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होते हैं नए प्रोडक्ट बनते हैं, ब्रेकडाउन होगा नए प्रोडक्ट बनेंगे। And each of the metabolic reaction results in a transformation of biomolecules। और यहाँ पे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट मीन केमिकल रिएक्शन होती हैं, इसमें देखिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, बायोमोलिक्यूल्स तो प्रेजेंट है, तो बायोमोलिक्यूल्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स ही ब्रेक डाउन होंगे और ब्रेक डाउन होके किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही होगा, काम तो पूरा बायोमोलिक्यूल्स का ही हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है दैट मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट्स इन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। दैट मीन कि जो हमारी सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ये क्या कर रही है, बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके उन बायोमोलिक्यूल्स को ही किसी दूसरे न्यू फॉर्म में क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। प्रोटीन है, प्रोटीन बायोमोलिक्यूल है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट होके ब्रेक डाउन होके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमीनो एसिड इज आल्सो अ बायोमोलिक्यूल। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। Most of these metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked with some other reactions। देखिए बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइम पर हो, कुछ होती हैं कि एक ही टाइम पर है, लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जो एक टाइम पर नहीं होती है, किसी दूसरे, जैसे दो रिएक्शन एक टाइम पर हो रही है लेकिन थर्ड रिएक्शन है उसका टाइम ही अलग है, मतलब 4 घंटे बाद हो रही है, 5 घंटे बाद हो रही है। लेकिन वो जो रिएक्शन होती है ना कि जो 4 3 या 4 घंटे बाद हो रही है, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन से लिंक्ड रहेगी हमेशा, ऐसा नहीं है। सपोज कर लो कि फर्स्ट, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेती हूँ तो देन आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कि पहले फर्स्ट नंबर पे सेलुलर रेस्पिरेशन हुई, सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ साथ जो ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज मतलब डाइजेशन वाली प्रोसेस हुई, ग्लूकोज क्या हो रहा है, हमारा डाइजेस्ट हो रहा है आराम से, हमारी बॉडी में पूरा स्प्रेड हो रहा है। तो दो रिएक्शन हो रही है इस टाइमिंग पर, एक हो रही है सेलुलर रिएक्शन, एक हो रही है डाइजेशन रिएक्शन वाली हमारी पूरे। लेकिन यहीं पर हम बात करें कि जो यूरिन फॉर्मेशन की रिएक्शन है, यूरिन फॉर्मेशन की, सेलुलर रिएक्शन, डाइजेशन, ये एक टाइम पे हो रही है, ठीक है, ये सेम टाइम पे हो रही है। लेकिन जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कोई दूसरे टाइम पर हो रही है, यानी कि 3 या 4 घंटे बाद हो रही है, टाइम डिफरेंस आ गया।
लेकिन यहाँ पे जो यूरिन फॉर्मेशन है, क्या ये ग्लूकोज डाइजेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन से लिंक्ड नहीं होगी? क्योंकि जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, डाइजेशन के टाइमिंग पर बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स होती हैं, अनवांटेड लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, तो किसके थ्रू रिलीज होता है? वो यूरिन के थ्रू रिलीज होता है। तो यूरिन क्या है? भले ही ये यूरिन रिएक्शन जो है यूरिन फॉर्मेशन की, ये सेलुलर और डाइजेशन के टाइमिंग पर नहीं हो रही है, बट इट इज कनेक्टेड टू द सेलुलर एंड डाइजेशन रिएक्शन। दिस इज द पॉइंट। In living system, cells are work center where metabolism involve two of the following pathway. हम लोग लिविंग सिस्टम में बात करें तो जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक तरीके से वर्क सेंटर की तरह काम करते हैं। वर्क सेंटर का मतलब होता है हर एक अपनी कंपनियां होती हैं, किसी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, किसी का कुछ बन रहा है, किसी चीज के कुछ भी है। तो ऐसा तो है नहीं है कि मतलब लोग अपने घर में बैठ के काम करते हैं, हाँ ठीक है मेरा ये मैन्युफैक्चर मैं घर में बना के ले आया हूँ बाहर जाके बेचे, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज फैक्ट्री का सेटअप्स होता है जहाँ पर लोग वक्त जाते हैं और वहाँ पर क्या बन रहा है क्या नहीं है सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज क्या है? वर्क सेंटर है ना, कि यहाँ पर इंसान आता है, चीजों को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, देन वो मार्केट में जाती है। तो सेल भी क्या हो रहा है? सेल भी हमारा वर्क सेंटर है। हमारे सेल में जितनी भी चीजें हम खाते हैं बायोमोलिक्यूल सेल के पास जाती हैं। सेल उस बायोमोलिक्यूल्स का यूज करके उसको ब्रेक डाउन करके नई सिंथेसाइज करता है, नए प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करता है, फिर वो प्रोडक्ट हमारे ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। सपोज जैसे मार्केट में कोई सामान स्प्रेड हो जाता है ना, फिर उसका यूज करते हैं लोग का। तो सेल्स क्या कर रहा है? बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, उससे जो नया प्रोडक्ट बना रहा है, नया प्रोडक्ट ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, हमें काम करने के लिए हमें कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो सेल्स आर द वर्क सेंटर जहां पर मेटाबॉलिज्म होता है, और ये मेटाबॉलिज्म को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है पूरे हमारे सेल्स में सम है, उनको हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक है हमारा कैटाबॉलिक पाथवे, सबसे पहले आ जाते हैं कैटाबॉलिक पाथवे, lead to the formation of simple structure from a complex biomolecules। कैटाबॉलिक पाथवे, इसमें क्या होता है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन का सम, क्योंकि ये जो पाथवे है वो मेटाबॉलिज्म का ही पाथवे है, इनकी केमिकल रिएक्शंस का ही पाथवे है। तो उसमें होता क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे सिंपल स्ट्रक्चर यानी कि सिंपल प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करती है या फॉर्म करती है बाय यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, वरना हमेशा बाय यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। जैसे व्हेन वी ईट व्हीट ब्रेड और चपाती, our gastrointestinal tracts digest the starch to glucose units with the help of enzymes and releases energy in the form of ATP, that means adenosine triphosphate। जब हम लोग व्हीट ब्रेड चपाती खाते हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स है ना, ये है या नहीं, स्टार्च है, ग्लूकोज स्टार्च जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। ये हमारे सबसे पहले माउथ में जाता है, माउथ से हमारे फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या है, बहुत सारे जो हमारी कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल को क्रॉस कर रहा है, और इस एलिमेंट्री कैनाल में काफी सारे हमारे एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल बायोमोलिक्यूल्स या सिंपल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, और एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये तो आपको पता ही है। सो दिस इज कैटाबॉलिक पाथवे, जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल बायोमोलिक्यूल्स या सिंपल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है या फिर फॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल में बता ही दिया कि हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जाते ही डाइजेशन से वो सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल बायोमोलिक्यूल्स में
चेंज हो जाता है। ये है हमारा कैटाबॉलिक पाथवे। सेकेंड पाथवे होता है हमारा एनाबॉलिक पाथवे। इसको उल्टा कर दो, कैटाबॉलिक का जो होता है ना उसका उल्टा कर दो, मेटाबॉलिक पाथवे इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवे। इसको हम लोग बायोसिंथेटिक पाथवे भी कहते हैं। दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स टू फॉर्म अ सिंपलर स्ट्रक्चर। उल्टा कर दिया ना, वहां पर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे थे। यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर का यूज करके, उसको ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करा जाता है। जैसे सिंथेसाइज ऑफ ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन बनता है, स्टोर हो जाता है ना हमारे सेल्स में। कैसे बन रहा है? ग्लाइकोजन इज द कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। ग्लाइकोजन इज द कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स जो कि ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड से बनता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन वो है जब हम लोग, हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, डाइजेशन के टाइमिंग पर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स बनते हैं प्रोडक्ट। हमारी बॉडी को जितने भी ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है उतना तो हम यूज कर लेते हैं। बाकी का जो बच जाता है ग्लूकोज, प्रोटीन या अमीनो एसिड, वो एक दूसरे के साथ बाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के टिश्यू सेल्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, और जब कभी भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो यही ग्लाइकोजन दोबारा से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी को क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? एनाबॉलिक में by using or breaking a simple structure, the formation of more complex biomolecules is right. एग्जाम्पल बता ही दिया। एंड दीज पाथवे कंज्यूम एनर्जी। ये जो एनाबॉलिक पाथवे होता है ना, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बनाना, दैट मीन कि आपके पास जितने भी सिंपल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है या बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको बाउंड करना, या ब्रेक नहीं होगा किसी चीज को। सिंपल चीज को ब्रेक करोगे तो और सिंपल पार्टिकल में डिवाइड होगा। सॉरी, मैंने अगर ब्रेक यूज किया हो, इट्स अ बाउंडेशन, इट्स कॉम्बिनेशन। तो जब कभी भी हम किसी सिंपल बायोमोलिक्यूल्स को बाउंड करेंगे, it will consume energy to form a complex biomolecule. Okay. नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाबॉलिक पूल। यहाँ पर ये पाथवे और मेटाबॉलिज्म वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक पूल वाला। It is the reservoir of biomolecules in the cell on which enzymes can act to produce useful products as per the needs of the cell. Metabolic pool, पूल समझते हो ना, जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, पूल किसे बोलते हैं? यहाँ पे स्विमिंग पूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूल किसी का भी हो सकता है। वैसे ज्यादातर हम लोग स्विमिंग में ही यूज करते हैं, ये बात सच है, तो उसी के समझ लेते हैं, उसी के थ्रू समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे होता क्या है? पूल का मतलब होता है कि जहां पर हम किसी चीज को स्टोर करके रखते हैं, उसको रिजर्वियर बना के रखते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है आपका मेटाबॉलिक पूल। दैट मीन कि हमारे सेल्स के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर ऐसे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो रिजर्व यानी कि वहां पर स्टोर रहते हैं। वहां पर क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। और जब कभी भी हमारी बॉडी को एनर्जी की या न्यू प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो इन बायोमोलिक्यूल्स पर, जो कि हमारे सेल के अंदर रिजर्व्ड है, एंजाइम्स उन पर एक्ट करता है एंड देन उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने पर मजबूर करता है, जिससे न्यू प्रोडक्ट्स हमारे सेल की नीड के अकॉर्डिंग हमें मिल जाते हैं। इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पूल, जहां सेल के अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स का रिजर्वेयर है, वहां पर प्रेजेंट है। जब हमारे सेल को, हमारी बॉडी को न्यू प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम्स उन
रिजर्व बायोमोलिक्यूल्स पर अटैक करते हैं, उनको केमिकल रिएक्शन करने पे मजबूर कर देते हैं, जिससे हमें न्यू प्रोडक्ट्स हमारी सेल या हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। दिस इज मेटाबॉलिक पूल। The concept of metabolic pool is significant in cell biology because it allows one type of molecule to change into another type. That means carbohydrates can be converted to fats and vice versa. यहाँ पर ये जो मेटाबॉलिक पूल कॉन्सेप्ट है, ये हमारी सेल बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एक मॉलिक्यूल अपने आप को ब्रेक डाउन करके या किसी और के साथ बाउंड होके दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है मेटाबॉलिक पूल में। मेटाबॉलिक पूल क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब पूल का मतलब डेफिनेशन लिखोगे ना तो वो लिखोगे द रिजर्वियर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स वाली कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो मेटाबॉलिक पूल इसलिए जरूरी होता है कि इसमें क्या है कि इसमें एक टाइप का मॉलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल्स अपने आप को ब्रेक डाउन या बाउंड करके किसी दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल में क्या है कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फैट्स में, स्टार्च में, ग्लूकोज में, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज पता नहीं किस किस में चेंज हो जाते हैं। दिस इज मेटाबॉलिक। Catabolic reactions of glycolysis and Krebs cycle only provide ATP, but also makes available metabolic pool of biomolecules that can be utilized for the synthesis of many important cellular components. जैसे हम लोगों ने कैटाबॉलिक रिएक्शन में भी ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में हमारी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों आ जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एटीपी प्रोवाइड कर रही है। एटीपी मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एटीपी तो कर ही रही है, लेकिन इन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में जो भी बायोमोलिक्यूल्स होंगे वो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में क्या है यूटिलाइज्ड होते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि एटीपी प्रोवाइड करना, एनर्जी को रिलीज करना और हमारी बॉडी का यूज होना, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल में, ये हमारे मेटाबॉलिक पूल के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो यूटिलाइज्ड होते हैं एंड देन किसी न्यू सेलुलर कंपोनेंट्स में क्या है सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। The metabolites can be added or withdrawn from this pool according to the need of the cell, and the balance between catabolism and anabolism maintain homeostasis in the cell as well in the whole body। यहाँ पर कहा गया है कि जो मेटाबोलाइट्स है, मेटाबोलाइट्स क्या है, मेटाबोलाइट्स में क्या है, कोई चीज ब्रेक डाउन भी हो सकती है, ऐड भी हो सकती है। मेटाबोलाइट्स में जो भी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं रिएक्शन में, हो सकता है वो अपने आप को ब्रेक डाउन भी करे, हो सकता है वो अपने आप को किसी के साथ बाउंड भी कर ले। डिपेंड करता है हमारे सेल को कौन से प्रोडक्ट की नीड है, राइट। ग्लाइकोज की नीड है तो ग्लूकोज प्रोटीन कॉम्बाइन हो जाएंगे, और ग्लूकोज की जरूरत है तो ग्लाइकोलिस हमारा ग्लूकोज और प्रोटीन में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। तो सेल या फिर हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, अपने आप को ऐड विड्रॉ करते रहते हैं। और यही कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म रिएक्शन हमारी सेल और पूरी होल बॉडी के होम्योस्टेटिस यानी कि केमिकल यानी कि जो प्रोडक्ट का मेंटेनेंस है बनाए रखते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से सिंपल को सिंपलर बायोमोलिक्यूल्स बना रहा है। एनाबॉलिज्म सिंपलर बायोमोलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो हमारी बॉडी में दोनों ही बायोमोलिक्यूल्स की जरूरत होती है, कॉम्प्लेक्स की भी, सिंपल की भी। और यही दोनों रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या कर रहे हैं, हमारी सेल, हमारी होल बॉडी के जो प्रोडक्ट है उसको बैलेंस करके या मेंटेन करके चलते। यहाँ पे देखिए ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन का दिखाया गया है। सबसे पहले कैटाबॉलिक रिएक्शन का है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और स्टार्च हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है सिंपलर में,
यही हम लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, सिंपलर है। प्रोटीन हमारा कॉम्प्लेक्स है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है जो कि हमारा सिंपलर है। यही होता है कैटाबॉलिक में। एनाबॉलिक में इसका उल्टा पहुंच जाओ, ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन को फॉर्म करता है, ग्लूसरोल और फैटी एसिड्स हमारे ट्राइग्लाइसराइड्स को फॉर्म करेंगे, अमीनो एसिड्स हमारा प्रोटीन को फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ये कभी कभी डायग्राम आ जाता है बनाने के लिए, वो भी 3 मार्क्स का। ये और मैं बता देती हूँ, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन का, ये कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, वो भी 3 मार्क्स का, ये भी नहीं कि 1-2 मार्क्स का होगा, तो ध्यान रखिए। अब होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर आ जाते हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स produced by organisms that are not essential for their growth, development and reproduction. अभी तक हमने सिर्फ मेटाबॉलिज्म पढ़े थे, ऐसे मेटाबॉलिज्म, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी को नीड थी, हमारी बॉडी उनका यूज करके अपने आप को ग्रोथ, डेवलप और रिप्रोड्यूस कर रही थी। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होते हैं हमारे स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस्ड होते हैं, बट हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में असेंशियल नहीं होते। जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स प्रोड्यूसेस सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कह सकते हो कि वेस्ट मेटाबॉलिज्म या प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को, जो हमारी बॉडी की किसी भी चीज में पार्टिसिपेट या हेल्प नहीं करते। Secondary metabolites can be classified on the basis of chemical structure. अब secondary metabolism को भी हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और किसके बेसिस पर करते हैं? उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। जैसे एसएम्स containing ring and sugar, composition with or without nitrogen, their solubility in various solvents or the pathway by which they are synthesized. कोई भी मेटाबॉलिज्म है, क्या उसमें रिंग्स प्रेजेंट है, क्या उसमें शुगर प्रेजेंट है या नहीं है, क्या वो नाइट्रोजन से बने हैं या नहीं बने हैं, क्या वो सॉल्वेंट यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटी है किसी सॉल्वेंट्स में या नहीं है, किस जगह से सिंथेसाइज्ड होके आए हैं, मतलब प्रोड्यूस्ड होके आए हैं। तो इनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इनको अलग 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 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर देते हैं। A simple way of classifying secondary metabolites includes 3 main groups. 3 कैटेगरी हैं इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। सबसे पहली है आपकी टैपरिन्स, सेकंड है फिनोलिक्स, थर्ड है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। सबसे पहले बात करते हैं टैपरिन्स की। मेड फ्रॉम मेवलोनिक एसिड दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो मेवलोनिक एसिड से बने होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है। फिनोलाइट्स जो कि हमारे सिंपल शुगर से प्रेजेंट बने होते हैं जिसमें बेंजीन, रिंग्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। थर्ड होते हैं हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एक्सट्रीमली डाइवर्स क्लास में आल्सो कंटेन सल्फर। बहुत ही डाइवर्स क्लास है, मतलब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे और ज्यादातर इसमें किसकी प्रेजेंस होती है, सल्फर की। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनके कंपाउंड के प्रेजेंस के बेसिस पर हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते। लास्ट आ जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हमारी बॉडी में तो नीड है नहीं है ग्रोथ डेवलपमेंट में, लेकिन कहीं तो होगी, ऐसा तो है नहीं है वेस्ट है भाई। कोई चीज बन रही है तो ऐसा नहीं है कि उसका बिल्कुल ही वेस्ट है, कोई यूज ही नहीं है, कहीं ना कुछ परसेंट में तो यूज आ ही जाता है। तो क्या यूज है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, secondary metabolites from natural sources have made a significant contribution for millennia. In modern medicine, drugs developed from secondary metabolites have been used to treat infectious diseases, cancer, hypertension and inflammation. देखिए हमारी बॉडी में तो कोई यूज नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जब हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स से सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं,
तो एक तरीके से ये मेडिसिन और ड्रग्स की तरह हमारे लिए यूज है, और बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीजेस, कैंसर, हाइपरटेंशन और इन्फ्लेमेशन में यूज किए जाते हैं। सेकेंड है मॉर्फाइन was the first alkaloid isolated from plant Papaver somnifera and it is used as a pain reliever and cough suppressant. मॉर्फाइन आप लोगों ने सुना भी होगा, मेडिसिन का नाम है, एक एल्कलॉइड आइसोलेटेड है जो कि पैपिवर सोमिनिफेरा प्लांट से प्रोड्यूस की गई थी। ये पहली हमारी पेन रिलीफ ऑफ कफ, कफ सप्रेसेंट का मतलब है कफ को रोकने वाली ये मेडिसिन है। Essence like alkaloid, nicotine and cocaine and the terpenes cannabinoid are widely used for recreation and stimulation. जैसे एसएम है हमारा एल्कलाइड, निकोटाइन और कोकाइन, सुना भी होगा आप लोगों ने, निकोटाइन, कोकाइन। और जो टर्पेन्स है, टर्पेन्स यानी ये वाला ग्रुप जो होता है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारा रिक्रिएशन और स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। फ्लेवर्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इम्प्रूव आवर फूड प्रेफरेंसेस। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे फूड के फ्लेवर में भी यूज किया जाता है। बहुत सारे फूड फ्लेवर आते हैं ना, वनीला, स्ट्रॉबेरी, कहीं ना कहीं इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज है। Characteristic flavors and aroma of cabbage and its relatives are caused by nitrogen and sulfur containing chemicals. Glucosinolates protect these plants from many pests. अरोमा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे फ्लेवर की बात करें, एक अरोमा ऑफ कैबेज, ये तो कैबेज वाला एक अरोमा भी सुना होगा आप लोगों ने। अरोमा बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, कहते हैं एक मन को शांति देने वाली फ्रेग्रेंस होती है अरोमा, बट यहाँ कैबेज की बात करिए। अगर इसमें हम लोग नाइट्रोजन, सल्फर कंटेनिंग केमिकल्स, ग्लूको आइसोलेट्स का यूज करें तो जो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं अरोमा ऑफ कैबेज वाले, इनको पेस्ट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। Tannins are added to wines and chocolate for improving astringency. वाइन और चॉकलेट्स में टैनिन मिलाया जाता है। टैनिन से क्या होता है कि जो एक स्ट्रेस, कहते हैं ना कि चॉकलेट और वाइन स्ट्रेस को रिलीज, मतलब स्ट्रेस को कम करती है। चॉकलेट और वाइन अगर पी जाए या खाई जाए तो स्ट्रेस कम होता है, राइट, वो इसीलिए होता है। इसमें टैनाइन केमिकल यूज किया जाता है, यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। Seventh, and since most of the secondary metabolites are having antibiotic property, they are also used as food preservatives. बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होने की वजह से इनको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स भी यूज किया जाता है। द चैप्टर इज फिनिश। अब आपका चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, कुछ भी नहीं है, जितना सब कुछ था इस चैप्टर में मैं आपको सब लोग बता चुकी हूँ बड़ी ही अच्छे से, और मुझे यही आशा है कि आप लोगों को कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस 6th चैप्टर यानी कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के मिड सेक्शन में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, कैन यू रिकॉल वाले, फाइंड आउट वाले, यूज योर ब्रेन वाले, उनको भी हम लोग अपनी एक अलग वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।